दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों देश में कई घटनाएं हुई। सबसे बड़ी घटना राम मंदिर की घटना है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में प्रधानमंत्री, आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सहित कई लोग शामिल हुए और ऐसा माना जा रहा है कि इस समय देश में राम लहर चल रही है और इस राम लहर का लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में मिलेगा। प्रधानमंत्री की जो पॉपुलर रेटिंग्स आ रही है वह रेटिंग भी कहा जा रहा है कि पुलवामा हमले से भी ज़्यादा अभी वो लोकप्रिय नज़र आ रहे हैं। उन रेटिंग्स में अव्वल है, उससे भी ज़्यादा उनको जो है पॉपुलरिटी मिल रही है। वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार कर राजद के साथ अपना संबंध उन्होंने तोड़ा, महागठबंधन के साथ तोड़ा, जिस महागठबंधन के पुरोधा वो थे जिनको बनाने में उन्होंने अग्रणी भूमिका ली, और अब वो वापस लौटकर बुद्धू घर को आए, एनडीए में शामिल हो गए। राहुल गांधी की यात्रा पूर्वोत्तर में पहुंची, असम में पहुंची। असम में उन्होंने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को देश का सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बताया। हिमंत बिश्व शर्मा ने भी पलटवार किया, उनकी यात्राओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, उन पर एफआईआर दर्ज करवाई। परिणाम ये हुआ कि जो शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा चल रही थी उस यात्रा को देशव्यापी प्रचार मिला। यात्रा खत्म होने के बाद में हिमंत बिश्व शर्मा ने बयान दिया कि राहुल हमारे स्टार कैंपेनर है, स्टार प्रचारक है, वो जहाँ जहाँ जाएंगे कांग्रेस खत्म होगी, भाजपा को लाभ मिलेगा। पटना में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने से पहले नीतीश कुमार टूटकर एनडीए में शामिल हो गए। असम में विस्मिता गोगोई, दीपांको नाथ जो आसू के पूर्व अध्यक्ष थे, ऐसे बहुत से लोगों ने, अंकिता रॉय जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, अंकिता दत्ता माफ़ कीजिएगा, अंजन दत्ता की बेटी थी, इन लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की। ऐसे कई से घटनाक्रम देश भर में जुटे। यह लड़ाई अब परसेप्शन की लड़ाई हो गई है। भाजपा ये दिखाना चाहती है कि जहां भी राहुल जाते हैं उनकी पार्टी टूट जाती है, महागठबंधन टूट जाता है। जहां तक राम लहर की बात है, ऐसा माना जा रहा है कि देश भर में राम लहर है, किंतु क्या केवल राम लहर ही भाजपा को सत्ता में बैठाने के लिए पर्याप्त है? अगर ऐसा होता तो भाजपा समर्थित जो गुट है, शिंदे गुट जो है महाराष्ट्र में, वो मिलिंद देवड़ा को अपने साथ शामिल नहीं करवाता। असम में विस्मिता गोगोई या अंकिता दत्तों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या अन्य कांग्रेसियों को तोड़कर यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों का ऐसा भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कम और कांग्रेस का अवतार ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी ओर पटना में नीतीश कुमार का टूटना कितना भाजपा के लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि नीतीश की जो छवि है पलटू राम की, इस बार उनके बदलने से इस छवि पर ज़्यादा आघात पहुंचा है। इसको कैसे वोटर लेंगे? क्या उनका महादलित या महापिछड़ा जो समुदाय है वो उनके साथ इंटेक्ट रहेगा या बदलेगा? यह भी देखने की बात होगी। लालू से 10 घंटे की पूछताछ हुई, उनको बैठाए रखा गया। लालू ने निस्संदेह गलत काम किया, उसके लिए वो जेल भी जा चुके हैं, किंतु लोगों में एक सिंपैथी आ रही है कि लालू एकमात्र ऐसे नेता है जो भाजपा के खिलाफ झुके नहीं, भाजपा से कोई समझौता नहीं किया और अब तक इस उम्र में डटकर लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी पिछली सरकार रहने के दौरान काफ़ी काम किए, लोगों को नौकरियां दी, कुछ बदलाव भी किए और एक अच्छे शासक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश की। कम समय उनको मिला, किंतु उन्होंने बिहार में कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित किया है। इसका लाभ भी हो सकता उनको मिले। अभी महागठबंधन के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर हर जगह विवाद चल रहा है। ममता बनर्जी पहले ही बोल चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी बंगाल में। आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। दिल्ली में आम आदमी और कांग्रेस के बीच क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं और अभी तक महागठबंधन ने इन समस्याओं का निपटारा नहीं किया है। अखिलेश यादव के साथ जरूर कुछ बात बनते हुए नज़र आ रही है। अखिलेश ने इन्हें
11 सीटें ऑफ़र की है। हो सकता है वहाँ पर इनकी बात बन जाए, 11 नहीं तो 15 सीटें ने मिल जाए। कुछ वहाँ सही स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। किंतु मूल बात है कि बिहार में बदले हुए हालात में कैसे ये सामना करेंगे। असम में भी राहुल गांधी के जाने के बाद यहाँ पर गौरव गोगोई के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जो हिमंत बिश्व शर्मा का मुकाबला करने की क्षमता रखता हो। बाकी जो नेता है वह कहीं न कहीं, कईयों पर तो आरोप है कि वो भाजपा से मिले हुए, हिमंत बिश्व शर्मा से मिले हुए हैं। कुछ नेता जो हिमंत बिश्व शर्मा की खिलाफत करने से डरते हैं। तो ऐसे पूरी परिस्थिति और ऐसे पूरे हालात में अब हिमंत बिश्व शर्मा, जब उन पर राहुल गांधी ने इतनी बड़ी चोट की है तो वो भी पूरी ताकत के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस को पूर्वोत्तर में पूरी तरह से चोट दिया जाए और राहुल गांधी और कांग्रेस को यहाँ पर जीरो पर लाकर खड़ा करने की कोशिश की जाए। इस बीच भाजपा की एक नेता शांतनु ठाकुर ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर में सीएए लागू हो जाएगा, नागरिकता संशोधन विधेयक लागू हो जाएगा। इसके बाद बंगाल और विपक्ष के जो शासित राज्य है उसके सहित असम आदि राज्यों में जहां सीएए का विरोध है, वो सीएए का विरोध कितना प्रभावी होगा ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने पिछली बार जो युवा शक्ति इस सीएए आंदोलन के साथ जुड़ी थी, उस युवा शक्ति को जोड़ने में जिन लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी उसमें एक आशू था। आशू कहीं न कहीं अब न्यूट्रलाइज सा नज़र आ रहा है। आशू के पूर्व अध्यक्ष दीपांकर नाथ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। समुज्ज्वल भट्टाचार्य की वह छवि, वह इमेज अब रही नहीं। जुबिन गर्ग को कहीं न कहीं हिमंत बिश्व शर्मा ने काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है। मानस रवीन और अन्य जो कलाकार थे जिनके पीछे युवा आए थे, वह अब उस ताकत के साथ सीएए का विरोध करते हुए नज़र शायद नहीं आएंगे। तो असम में इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये देखने की बात होगी। बंगाल में ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा देख रही है कि अगर वहाँ सीएए को लेकर स्थिति बिगड़ती है तो लोकसभा चुनाव तक वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन के बहाने भाजपा लोकसभा चुनाव के पहले इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से शासन अपने हाथ में लाने की कोशिश कर सकती है। ऐसे ही जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी भाजपा पहले ही अपना गेम प्लान जो है उसको खोल चुकी है। असम में बिस्मिता गोगोई को भी इसीलिए लाया गया है कि अब ऊपरी असम में जहाँ सीएए का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, अहोम जनसंख्या वहाँ पर प्रभावी होती है, कांग्रेस के पुराने वोटर रहे हैं और 3 गोगोई की जो बात होती है, अखिल गोगोई, गौरव गोगोई और लुरिन ज्योति गोगोई, ये तीनों विरोध में है। तो ऐसी हालत में बिस्मिता गोगोई को सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब कितनी बिस्मिता गोगोई जो पिछले 1.5-2 साल से निष्क्रिय थी राजनीति में, अब वो कितनी सक्रिय होंगी यह भी देखने की बात होगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिस्मिता गोगोई खुमटाई जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ती थी, वहाँ पर जो अभी विधायक है मृणाल, उनको जो है साइडलाइन करने के लिए बिस्मिता गोगोई को लाया गया है। तो स्थितियाँ जो है अभी भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, एक पक्षीय है। विपक्ष इस परसेप्शन वार में फिर से अपने आप को कैसे खड़ा कर पाता है, इंडिया अलायंस कैसे खड़ा कर पाता है, राहुल गांधी कैसे खड़े कर पाते हैं, यहाँ पर जो असम में विपक्षी अलायंस है वो कैसे खड़ा कर पाता है, यह आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 400 पार का नारा भाजपा दे रही है, किंतु साउथ में जो परिस्थितियाँ है या अभी भी विपक्षी राज्यों में जो परिस्थितियाँ है, अगर थोड़ा विपक्षी जोर लगाते हैं तो भाजपा के लिए अभी भी उतना आसान शायद ये चुनाव नहीं होगा। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपका अपना चैनल है, आपकी बात करता है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय आयोग।